एपिसोड 7 छलावा। प्रिया और शालिनी बेबस मौत के सामने बैठे हुए थे और उनके दोस्तों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ही समीर धीरे धीरे उल्टे पांव कैंप की तरफ जाने लगा। ये देखकर शालिनी रोते हुए चीख पड़ी, समीर प्लीज हमारी हेल्प करो। पर समीर को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो वापस कैंप की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो जंगली बिल्ली अब भी प्रिया और शालिनी के चक्कर काट रही थी। जैसे ही समीर कैंपिंग साइट पहुंचा, उसने एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वहां पड़े लकड़ियों में से एक मजबूत पेड़ की डाली को उठा लिया और उस पर अपना एक टी शर्ट बांध लिया। ये देखकर नितिन ने उससे पूछा, समीर ये तू क्या कर रहा है? क्या तुझे लगता है कि तू इस लकड़ी के टुकड़े से उस जंगली बिल्ली का सामना कर पाएगा? हाँ भाई, मुझे पता है, कहते हुए समीर ने उस लकड़ी में बंधे अपनी टी शर्ट को मिट्टी के तेल से भिगो लिया और उसमें आग लगा दी। फिर समीर ने वापस प्रिया और शालिनी के पास जाते हुए नितिन से कहा, उस लकड़ी से तो नहीं, पर इस मशाल से तो मैं उस जंगली बिल्ली को डराकर भगा सकता हूँ। समीर अब उन लोगों के पास आ चुका था। प्रिया और शालिनी अब भी एक दूसरे को हक किए हुए थी। शालिनी रोती हुई प्रिया से कह रही थी, प्रिया मैंने कभी नहीं सोचा था कि समीर इस तरह मुझे मुसीबत के वक्त अकेली छोड़कर भाग जाएगा। डर मत शालिनी, हमें कुछ नहीं होगा, प्रिया ने कहा। तभी उन दोनों को समीर की आवाज़ सुनाई दी, प्रिया, शालिनी, मैं जैसे ही इसका ध्यान भटकाऊं तुम दोनों दूसरी तरफ से भाग जाना। समीर की आवाज़ सुनकर शालिनी के जान में जैसे जान आ गई और वो उसकी तरफ देखने लगी। समीर हाथों में मशाल लिए धीरे धीरे उस जंगली बिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। समीर को देखकर वो जंगली बिल्ली गुस्से से गुर्राने लगी और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। समीर को डराने के लिए वो बिल्ली गुर्राते हुए हवा में अपने पंजे चला रही थी, पर वो बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए उसके तरफ बढ़ता जा रहा था। इसी बीच नितिन और वंदना भी वहां पहुंच चुके थे और मौका देखकर वो लोग शालिनी को उठाकर वहां से जाने लगे। तभी अचानक वो जंगली बिल्ली समीर के पास से हट गया और एक लंबी छलांग लगाते हुए उसने शालिनी पर हमला कर दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, शालिनी का एक हाथ उस बिल्ली के जबड़ों के बीच दबा हुआ था। ये देखकर सब लोग डर के मारे पीछे हट गए और शालिनी दर्द के मारे छटपटा रही थी और अपने हाथ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शालिनी को तड़पता देख समीर का खून खौलने लगा और बिना कुछ सोचे वो उस जंगली बिल्ली के ऊपर कूद पड़ा। समीर अपने हाथ में पकड़े मशाल से उस पर वार कर रहा था, मगर वो जंगली बिल्ली शालिनी के हाथों को नहीं छोड़ रही थी। तभी वंदना वहां दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में एक चाकू चमक रही थी जो वो कैंपिंग साइट से लेकर आई थी। उसने वो चाकू समीर की तरफ उछालते हुए कहा, समीर ये लो। समीर ने वो चाकू हवा में ही पकड़ लिया और बिना एक पल गवाए उसने उस चाकू से उस जंगली बिल्ली के पीठ पर वार कर दिया। अचानक से हुए उस वार से वो तड़प उठी और उसने शालिनी के हाथ को छोड़ दिया। दर्द के मारे शालिनी अपना होश खो चुकी थी और वो जमीन पर गिर गई। समीर के वार से दर्द से तड़पती हुई जंगली बिल्ली वापस जंगल में भाग गई। उस जंगली बिल्ली के वहां से चले जाने के बाद समीर दौड़ता हुआ शालिनी के पास आया और उसको होश में लाने लगा। शालिनी, उठो शालिनी, वो जंगली बिल्ली यहाँ से जा चुकी है, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। पर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो अब भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ से खून बह रहा था। शालिनी को होश में ना आता देखकर समीर ने अपने हाथ की मशाल वहीं पास ही जमीन पर रख दी और फिर उसे अपने गोद में उठा लिया। शालिनी की हालत देखकर प्रिया दौड़ती हुई उसके पास आई। शालिनी, शालिनी, उठो शालिनी। काम डाउन प्रिया, वो अभी बेहोश है, समीर ने कैंप की तरफ जाते हुए उससे कहा। जब समीर शालिनी को लेकर वापस कैंप पहुंचा तो प्रिया टेंट से एक चादर लेकर आई और उसे कैंप फायर के पास जमीन पर बिछाते हुए उससे कहा, समीर
शालिनी को यहीं लिटा दो। समीर ने बिना कुछ कहे शालिनी को वहां लिटा दिया। नितिन और वंदना चुपचाप खड़े होकर उन लोगों को देख रहे थे। तभी समीर ने नितिन की तरफ देखते हुए कहा, भाई मैंने तुझसे आते वक्त फर्स्ट एड किट लेकर आने को कहा था, क्या तू लेकर आया है? उसकी बात सुनकर नितिन ने हिचकिचाते हुए कहा, वो एक्चुअली समीर पैकिंग करते वक्त मैंने फर्स्ट एड किट निकाल कर रखा था, पर क्या? व्हाट द हेल यार, मैंने तुझसे एक चीज़ लाने को कहा था और तू वो भी नहीं लाया, समीर ने नितिन पर भड़कते हुए कहा। तभी वंदना समीर के पास आकर उसको शांत कराते हुए बोली, रिलैक्स समीर, शायद जल्दबाजी में वो लाना भूल गया होगा। यार वंदना, बात भूलने या ना भूलने की नहीं है, एटलीस्ट आते वक्त वो मुझे रास्ते में तो बता सकता था, समीर ने कहा। तब नितिन ने समीर के पास आकर बैठते हुए कहा, यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, सच में मैंने नहीं सोचा था कि जंगल में हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। नितिन की बात सुनकर समीर ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, पर अब हम क्या करें? अगर हमने शालिनी के जख्मों को साफ नहीं किया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। सब लोग चुपचाप शालिनी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक वंदना बोल पड़ी, शिट यार, मैं ये कैसे भूल गई। वंदना की बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। समीर, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि ऐसे कई तरह के पेड़ पौधे हैं जो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, एंड आई एम श्योर कि यहाँ आसपास हमें कोई ना कोई पौधा मिल जाएगा, वंदना ने कहा। वंदना की बात सुनकर प्रिया ने कहा, हाँ समीर, वंदना सही कह रही है, ये बात मैंने भी इंटरनेट में पढ़ी थी। दोनों की बातें सुनकर समीर ने अपना फ़ोन निकाल लिया और फिर फ़ोन के ब्राउज़र में जाकर उसने एंटीसेप्टिक प्लांट्स लिखकर सर्च करने लगा। अगले ही पल समीर के मोबाइल स्क्रीन पर एंटीसेप्टिक प्लांट्स के इमेजेस दिख रहे थे। उसके बाद समीर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुम लोग शालिनी का ध्यान रखो, मैं कोई एंटीसेप्टिक प्लांट ढूंढ कर लाता हूँ जिससे हम उसके जख्मों को साफ कर सके। पर समीर, इससे पहले कि प्रिया अपनी बात पूरी कर पाती, समीर ने उसे टोकते हुए कहा, प्रिया कुछ मत बोलो, क्योंकि शालिनी के हाथ के जख्म गहरे हैं, अगर हमने अभी इसको साफ नहीं किया तो बात बिगड़ सकती है। उसकी बात सुनकर प्रिया ने आगे और कुछ नहीं कहा। इतना कहकर समीर वहाँ से चला गया। सब लोग शालिनी के पास बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। प्रिया शालिनी के सर के पास बैठी हुई थी। बातें करते हुए प्रिया ने शालिनी के सिर पर हाथ रखा और अगले ही पल वो झटके के साथ उसके सिर से अपना हाथ हटाती हुई बोली, ओह माय गॉड, इससे तो बहुत तेज़ बुखार है। प्रिया की बात सुनकर सब लोग शालिनी के पास आ गए और नितिन ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ यार, इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। तभी वंदना ने शालिनी की हाथों की तरफ देखते हुए कहा, गाइस, इसे सिर्फ बुखार ही नहीं है, इसके हाथों की तरफ देखो। वंदना की बात सुनकर सब लोग शालिनी के हाथ की तरफ देखने लगे। उसके हाथ में सूजन आ गई थी और जिस जगह पे उस बिल्ली के दांत गड़े थे उसके आसपास की जगह नीली पड़ने लगी थी। ये देखकर प्रिया ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, यार लगता है इन्फेक्शन फैलने लगा है और शायद इसी वजह से इसको इतनी तेज़ बुखार चढ़ रही है। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और पता नहीं ये समीर भी कहाँ चला गया, उसको गए हुए 3 घंटे हो गए हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो, प्रिया ने कहा। सभी समीर और शालिनी को लेकर परेशान थे और उधर दूसरी तरफ समीर एंटीसेप्टिक पौधे ढूंढते हुए कैंप से बहुत दूर आ गया था। अब तक समीर को एक भी पौधा नहीं दिखा था। एक तो वो शालिनी के बारे में सोचकर वैसे ही टेंशन में था और ऊपर से एक भी एंटीसेप्टिक पौधा ना मिलने की वजह से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने आप से ही बातें कर रहा था, हद है यार, इतना बड़ा जंगल है और एक भी एंटीसेप्टिक पौधा नहीं मिल रहा। जब से हम लोग इस जंगल में आए हैं तब से खतरे के नाम पर कभी सांप मिल रहे हैं, कभी नेवले, कभी जंगली बिल्ली, मगर अब जब काम की चीज़ ढूंढने निकला हूँ तो एंटीसेप्टिक पौधे के नाम पर एक पत्ती तक नहीं मिल रही। समीर खुद से बातें करते हुए इधर उधर देख रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था।
अचानक ही उसके हाथ की फ्लैशलाइट बंद हो गई और इससे समीर और भी ज़्यादा चिढ़ गया। वो फ्लैशलाइट को चेक करते हुए कहने लगा, अब तुझे क्या हो गया? जहाँ तक मुझे याद है मैंने आते वक्त तुझ में नई बैटरी डाली थी। समीर फ्लैशलाइट को चेक कर ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे पत्तियों पे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उसने सोचा कि शायद उसके कान बज रहे हैं और वो वापस अपना फ्लैशलाइट चेक करने लगा। उसे वो आवाज़ दोबारा सुनाई पड़ी और इस बार उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ देखने लगा, मगर उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है कोई जानवर था। ये कहते हुए वो अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रखते हुए पलट गया। जैसे ही वो पलटा उसके पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उससे थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की खड़ी थी। एक पल के लिए समीर भी उसको देखकर डर गया था, मगर अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए अपने आप से कहने लगा, ये लड़की इतनी रात को अकेली जंगल में क्या कर रही है? ये कहते हुए समीर ने अपना फ़ोन निकाल लिया और उसकी फ्लैशलाइट जलाकर उस लड़की की तरफ दिखाने लगा। उस लड़की ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर रखा था, जिस वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, मगर फ़ोन के फ्लैशलाइट में उसकी काली साड़ी और उसके काले लंबे बाल साफ दिख रहे थे। समीर ने उसको देखते हुए मन ही मन में सोचा, वाओ यार, शी इज़ लुकिंग हॉट। लगता है ये यहीं आसपास किसी गांव में रहती है और शायद यहाँ किसी से छुपकर मिलने आई है। समीर ने अब भी अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट उसकी तरफ ही कर रखा था। वैसे गांव से याद आया कि गांव वालों को जंगली पेड़ पौधों की अच्छी पहचान होती है। एक काम करता हूँ, इससे पूछ कर देखता हूँ, शायद ये एंटीसेप्टिक पौधे ढूंढने में मेरी हेल्प कर दे। ये सोचकर समीर उसकी तरफ बढ़ने लगा। अरे ज़रा सुनो। समीर ने अपना कदम बढ़ाया ही था कि काली साड़ी वाली वो लड़की भी वहाँ से जाने लगती है। उस लड़की को जाता देख समीर ने उसको आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे डरो मत, एक मिनट मेरी बात सुनो। मगर वो लड़की तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। समीर भी उसको आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे जाने लगा। अरे रुक भी जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। समीर जितनी तेज़ी से उसका पीछा करता, वो लड़की भी उसी तेज़ी के साथ उसके आगे आगे जाने लगती। ये देखकर समीर उसका पीछा करते हुए खुद से कहने लगा, यार ये लड़की है या क्या है? मैं जितना तेज़ी से पीछे जा रहा हूँ ये उतनी ही तेज़ी से मुझसे आगे चली जा रही है। समीर बिना कुछ सोचे उस काली साड़ी वाली लड़की का पीछा किए जा रहा था और उसका पीछा करते हुए वो बहुत दूर आ चुका था। एक जगह पहुंचकर वो लड़की अचानक ही रुक गई और ये देखकर समीर ने उससे कहा, थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें मेरी बात तो समझ में आई। एक्चुअली मुझे कुछ पौधे ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहते हुए समीर उसकी तरफ बढ़ा ही था कि किसी ने पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे आगे जाने से रोक लिया। अचानक से अपने कंधे पे किसी के हाथों को महसूस करके उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो झटके से पीछे पलट गया। अपने कंधे पर हाथ रखने वाले इंसान को देखकर उसने शॉक्ड होते हुए कहा, अरे माँ जी आप? उसके सामने वही बूढ़ी औरत थी जिसने उन्हें जंगल का रास्ता बताया था। हाँ बेटा मैं, मगर तुम इतनी रात को इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? वो माँ जी, मैं उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ आ पहुँचा। कौन सी लड़की बेटा? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे माँ जी वो क्या, सामने ही तो खड़ी है। समीर ने अपने हाथ से उस तरफ इशारा करते हुए कहा जहाँ वो काली साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। कहाँ बेटा? उस तरफ तो बस पेड़ और झाड़ियाँ ही दिख रही है। माँ जी लगता है कि आपको अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देता। अच्छे से देखिए वो कहते हुए समीर भी उस तरफ पलट गया और उसकी आधी बात गले में ही अटक गई। सच में वहाँ दूर दूर तक पेड़ और झाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो लड़की जिसके बारे में समीर बोल रहा था वो जैसे हवा में ही कहीं गायब हो गई थी। उस बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि इस जंगल में संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें देख लिया था, वरना पता नहीं आज क्या अनर्थ हो जाता।
उसकी बात सुनकर समीर ने चौंकते हुए कहा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे साथ आओ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत उसी ओर जाने लगी जहाँ थोड़ी देर पहले काली साड़ी वाली वो लड़की खड़ी थी। समीर बिना कोई सवाल किए उस बूढ़ी औरत के पीछे जाने लगा और उस जगह पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जिस जगह समीर को वो लड़की खड़ी दिखी थी वहाँ पर एक गहरी खाई थी। समीर घबराते हुए पीछे हट गया और उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, अगर मैं उस खाई में गिर जाता तो सच में किसी को मेरी लाश तक नहीं मिलती। घबराओ मत बेटा, अब सब कुछ ठीक है, उस बूढ़ी औरत ने समीर के सिर को सहलाते हुए कहा। शुक्रिया माँ जी, मेरी जान बचाने के लिए। अरे बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब तक किसी के भाग्य में मृत्यु ना लिखी हो तब तक कोई भी उसका कुछ अहित नहीं कर सकता, और शायद तुम्हारे मृत्यु का समय अब तक नहीं आया है। वैसे माँ जी, आप इस वक्त जंगल में क्या कर रही है? ये जंगल ही तो मेरा घर है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर समीर आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखने लगा। इस पर उस बूढ़ी औरत ने समीर को देखकर हंसते हुए कहा, अरे बेटा, इतना आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पास ही में एक गांव है, मैं वहीं रहती हूँ। गांव? आपका मतलब इस जंगल में अभी लोग रहते हैं? समीर ने शॉक्ड होते हुए पूछा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि मैंने सुना था कि इस जंगल में जो गांव है वो सालों पहले ही उजड़ चुका है। ये सब झूठी अफवाह के सिवा और कुछ नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। वैसे बेटा, तुम उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे? वो माँ जी, असल में बात यह है कि, कहते हुए समीर ने उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनने के बाद उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। मैं जानता हूँ माँ जी। वैसे क्या आप वो पौधे ढूंढने में मेरी मदद कर सकती है? मदद तो मैं कर दूंगी, पर मुझे नहीं लगता उन पौधों से कोई लाभ होगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और अब तक उस जंगली बिल्ली का उसके शरीर में फैल गया होगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर समीर का चेहरा उतर गया। ये देखकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, एक काम करो, मेरे गांव चलो। वहाँ से हम कुछ लोगों को साथ लेकर तुम्हारे दोस्तों को लाने चलेंगे। मुझे यकीन है कि हमारे गांव के वैद्यराज अच्छे से उसका इलाज कर देंगे। ये सुनकर समीर ने खुश होते हुए कहा, ठीक है माँ जी, चलिए। समीर और वो बूढ़ी औरत कुछ ही देर में उस गांव में पहुंच गए थे। समीर ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा। वो गांव एक नॉर्मल गांव जैसा ही था। उसके घरों को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गांव कभी उजड़ा हो। समीर अपने सोच में ही डूबा हुआ था कि तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। अच्छा बेटा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ लोगों को लेकर आती हूँ। क्या समीर सच में किसी गांव में था या फिर वो भी एक छलावा था? क्या शालिनी की तबीयत और भी बिगड़ गई थी? आखिर काली साड़ी वाली वो लड़की कौन थी जिसके पीछे समीर गया था? क्या समीर दोबारा शालिनी और अपने दोस्तों से मिल पाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोहिनी।